आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, आज खास मुलाकात में हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब एक माहिर कानून हैं। इसके अलावा 121 यूनिवर्सिटीज़ का एक ग्रुप है, इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट, उसके आप नायब सदर भी हैं। और यूं कहा जाए कि डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब कानून की पेचीदगियां बड़े अच्छे से समझते भी हैं और समझाते भी बहुत अच्छे से हैं। तो चलिए, बड़ा अच्छा मौका है, हमारे साथ खुद डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। उनसे हम हिंदुस्तान के अदलिया मौजूदा में हिंदुस्तानी अदलिया की जो कारकर्दगी है और इसके अलावा जो कुछ मुसलमानों से रिलेटेड जो इश्यूज़ अदलिया में हैं, जिन पर बहस चल रही है या अदलिया में जो कार्रवाई हो रही है, उस पर भी हम कुछ तफसीली बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। सबसे पहले फैज़ान साहब, लोगों का मौजूदा वक्त में अगर हम बात करें, लोगों का एक तासुर है कि जुडिशरी और अदलिया पर पॉलिटिकल सिस्टम हावी हो रहा है। इसे आप कैसे देखेंगे? अगर ये बात सही है अबू हुरैरा, तो ये मुल्क के दस्तूर के लिए और हमारी जमहूरियत के लिए बहुत वरीसम साइन है। इसलिए क्योंकि अदलिया की इंडिपेंडेंस जो है उसको ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा कि ये दस्तूर का बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा है जी। अब ऐसा तासुर अगर आ रहा है तो शायद इसलिए कि कुछ केसेस में जिसमें जो मौजूदा वक्त में सरकार जिस पार्टी की है जी, वो जिन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ऐसा लगने लगा है उनका कुछ साथ दे रहे हैं। जैसे जस्टिस लोया के मामले में कारवां ने इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर दिया और इतना कई महीनों से उसको फॉलो अप किया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या चीज़ें मिसिंग थीं वो, और जितने लोग वहाँ मौजूद थे उस गेस्ट हाउस में उनसे बात, हॉस्पिटल में जितने मुलाजमीन थे उनसे बात जी। पेटिशन क्या है? पेटिशन ये नहीं कह रही कि ये फ़र्द या वो शख्स ने मर्डर करा दिया जस्टिस लोया का जी। पेटिशन सिर्फ ये कह रही है कि एक जज का मर्डर हुआ है या नहीं हुआ, इसकी तहकीक होनी चाहिए। नहीं, जो मिसाल अभी आपने दी, चाहे वो जस्टिस लोया की बात कर लें जो मामला है, या इसके अलावा जो जजेस आए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या लगता है कि भाई दाखिली भी जो है टकराव है अदलिया में, सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है इस वक्त हिंदुस्तानी अदलिया में? नहीं, ये बात तो देखिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कभी हिंदुस्तान की अदलिया में बेंचेस के कॉन्स्टिट्यूशन को लेके इतना डिस्कशन नहीं हुआ जी। अब देखिए, परसों शांति भूषण जी ने एक पिटीशन फिर फाइल की और उसमें ये कहा कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेरोगेटिव जो है कि वो बेंच जिसको चाहे बना लें, ये मुनासिब नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जजेस की जैसे 20-25 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में जी। पूरे तो होने चाहिए 31, लेकिन समझिए 25-26 हैं, तो सब एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं जी। तो अगर कोई एलिमेंट ऑफ प्रेजुडिस और बायस ना भी हो, तब भी चीफ जस्टिस, कोई भी चीफ जस्टिस हो, कोई प्रेजेंट चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही है जी, अगर वो किसी मसले में इंटरेस्टेड हो और उसने पिक किया कि ये 3 जज सुनेंगे या ये 5 जज सुनेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा अनकॉन्शियस लेवल पे होता है कि इन जजेस का इस मुद्दे पे क्या ख्याल होगा या क्या लाइकली जजमेंट हो सकता है। इसलिए इस एलिमेंट को भी ख़त्म कर देने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जिसमें ऑटोमेटिक बेंच कॉन्स्टिट्यूशन हो, अब वो कंप्यूटराइज्ड हो या ये हो कि साहब सीनियरिटी से चला जाएगा, बेंच फिक्सेशन परमानेंट है कि साहब जज नंबर 6 इसी मामले को सुनेगा, जज नंबर 8 इन मामलों को सुनेगा। कुछ ना कुछ उसमें करने की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो आइडिया है कि कोई भी शख्स वाहिद जो है उसको अनलिमिटेड पावर नहीं होगी। फैज़ान साहब, एक इशू और जिस पर आजकल बड़ा शोर शराबा है कि भाई ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ या दलितों की बात कर लें या जो पसमानदा तबकात हैं, कि भाई इनके जो राइट्स हैं, इनके जो हुकूक हैं, इनकी पामाली हो रही है, इनके फंडामेंटल राइट्स पर हमला हो रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर हुकूमत,
हर मुल्क में फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ होती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। फंडामेंटल राइट्स हैं हुकूमतों की पावर्स पे रेस्ट्रिक्शन। जैसे मुझे राइट टू इक्वालिटी है, इसका मतलब अब हुकूमत जो है इनइक्वालिटी नहीं कर सकती। जी। मुझे राइट टू लाइफ है तो हुकूमत जो है वो मेरी लाइफ नहीं ले सकती, या राइट टू लिबर्टी है तो मुझे बिना ड्यू प्रोसेस के अरेस्ट नहीं कर सकती, या मुझे बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है तो हुकूमत को सेंसरशिप लगाने का राइट नहीं है। अभी आप देखिए कि स्मृति ईरानी जी जो लेके आई थी फेक न्यूज़ पे मामला, चंद घंटों में प्राइम मिनिस्टर को एंटरटेन करना पड़ा, और मैं बहुत खुश हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने एक स्विफ्ट एक्शन लिया फ्रीडम ऑफ प्रेस को बचाने के लिए। तो ये हर हुकूमत फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ होती है। जो राइटिस्ट हुकूमतें होती हैं, अब वो चाहे अमेरिका में हो या हंगरी में हो या इंडिया में हो या मुस्लिम ममालिक में हो, वो ज़्यादा राइट्स के ख़िलाफ़ होती हैं, क्योंकि राइट में लिबर्टी आती है और लिबर्टी इनको पसंद नहीं होती है। तो अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 20 मार्च का हुआ, उसके बारे में भी मैंने 4-5 मज़मून लिखे हैं। मुझे बड़ी नाउम्मीदी हुई है, इसलिए क्योंकि जब पार्लियामेंट ने साफ तौर से दलितों की ख़ास सिचुएशन को देखते हुए एक लॉ बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस बनाने का हक़ नहीं है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है नाजरीन की बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब से। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे कि फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने जैसा कहा कि भाई मज़ालिम पिछले 10 साल में दलितों पर बढ़े हैं। सवाल ये उठता है, चाहे वो दलितों की पर मज़ालिम की बात हो या अक़लियतों और ख़ास तौर से मुसलमानों में, जिस तरह से मौजूदा वक्त में लिंचिंग के वाक़यात सामने आ रहे हैं, लव जिहाद के नाम पर कत्ल हो रहे हैं, गाय के नाम पर कत्ल हो रहे हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या मौजूदा वक्त में इस तरह के वाक़यात देखकर लगता है ऐसा कि कानून की बालादस्ती ख़त्म हो रही है। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं ख़ास मुलाकात। आज ख़ास मुलाकात में हमारे साथ बहुत अहम शख्सियत माहिर क़ानून डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि दलितों पर मज़ालिम काफ़ी बढ़े हैं पिछले 5-10 साल में अगर देखा जाए, और इसी तरह से फैज़ान साहब अगर देखा जाए लिंचिंग के वाक़यात बढ़े हैं, लव जिहाद के नाम पर मर्डर हो जा रहा है, या फिर इसके अलावा गाय और गौकुशी के नाम पर जो कत्लेआम हो रहे हैं। लोगों का एक तासुर है, कहा जा रहा है कि भाई कानून की जो बालादस्ती है मौजूदा वक्त में वो कम हुई है। कैसे देखते हैं इसे आप? मैंने जैसे पहले कहा कि अगर परसेप्शन जुडिशरी के बारे में ये हो कि वो सरकार की तरफ नर्म है, वो जुडिशरी के लिए बुरा है जी। इसी तरह अगर परसेप्शन हुकूमत के और लॉ के बारे में ये हो जाए कि वो किसी एक ख़ास तबके के फेवर में और किसी एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ है, तो वो उस मुल्क की रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत ही एक डैमेजिंग और अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, मैंने किसी मज़मून में शायद हिंदू में लिखा था कि एक आइडिया है रूल ऑफ लॉ और एक आइडिया है रूल बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि लॉ सबके लिए बराबर होगा, सबको बराबर का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी जी। हिंदुस्तान की अदलिया ने बार बार कहा है कि रूल ऑफ लॉ हमारे दस्तूर का बुनियादी एलिमेंट है। रूल बाय लॉ ये कि आपको पावर है, आपकी मेजॉरिटी है, मैसिव मैंडेट है, जैसे यूपी में या पार्लियामेंट में बीजेपी का जी। आप जो चाहें लॉ बना दें। तो जो बीफ से रिलेटेड लॉ बनाए गए या बच्चों से रिलेटेड, मैं आपको दूसरी एग्जांपल दे दूं, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में और राजस्थान में पिछले 15 दिनों में ये लॉ बना कि साहब अगर किसी बच्चे के साथ
रेप हुआ तो उसमें हम मैंडेटरी डेथ पेनल्टी देंगे। अब ये बिल्कुल गलत है। मुल्क के कानून के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से डेथ पेनल्टी से रेप कम नहीं होने वाले हैं। सही। लेकिन ये है रूल बाय लॉ। इसी तरह जो बीफ का लॉ बनाया हरियाणा ने, राजस्थान ने, गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, जिसमें आपने बहुत सजाएं बढ़ा दी, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आपके रूल्स नोटिफाई किए कैटल्स के बारे में कि अगर आप उसको लेके आ रहे हैं, जानवरों का जो मेला लगता है उसमें, तो आप सर्टिफाई करें कि वो जो है स्लॉटर के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, और जो ख़रीद रहा है वो लिखे कि मैं स्लॉटर नहीं करूँगा। पूरी लेदर इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई, बिल्कुल पूरी डेयरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई। और आप ये देखिए, ये कोई मुसलमानों का मामला नहीं है। मुल्क में 97% लोग जो हैं, या 95% लोग अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो सबके सब तो मुसलमान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से कानून की बालादस्ती पर अब सवाल उठ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये मौजूदा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सियासी निज़ाम है, क्या उसकी देन है? नहीं, देखिए पॉलिटिकल हिस्ट्री में मुल्क की इस तरीके के उतार चढ़ाव आते रहते हैं जी। इंदिरा जी के ज़माने में भी इसी तरह का रूल बाय लॉ हो गया था जी। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की जो जनता है, इंडियन वोटर है, बहुत इंटेलिजेंट है। ये एक पासिंग फेज़ है और ये सेटल डाउन होगा और मुल्क में कानून की बालादस्ती रेस्टोर होगी। बिल्कुल। एक फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, जो मौजूदा उसमें हम देख रहे हैं ट्रिपल तलाक को लेकर जो बिल आया और उसके बाद जो पूरे मुल्क में मुस्लिम ख़वातीन इस बिल के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब इस प्रोटेस्ट का कितना असर होगा, कैसे आप देखते हैं, या सोशल इम्पैक्ट कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं बिल के मुखालफत करता रहा हूँ और मेरी मुखालफत एक कानूनदा की नीयत से है, क्रिमिनल लॉ के टीचर की हैसियत से है कि किसी भी चीज़ को जुर्म तब करार दिया जाता है जब और कोई रास्ता आपके सामने ना हो। बिल्कुल। अगर आप सिविल लॉ से किसी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं तो आपको क्रिमिनल लॉ यूज़ नहीं करना है। देखिए, कहा जाता है क्रिमिनल लॉ इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। बिल्कुल। लेकिन दो चीज़ें इसमें फैज़ान साहब और निकलती हैं। पहली तो ये कि भाई हुकूमत, मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात करेंगे, चंद ख़वातीन जो ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ थीं, उनकी आवाज़ हुकूमत ने सुनी और फ़ौरन बिल लेकर आ गई। लेकिन एक बड़ी तादाद है, करोड़ों की तादाद में ऐसे ख़वातीन हैं जो इसकी मुखालफत कर रही हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। इसी से साबित होता है अबू हुरैरा साहब कि हम खुद मोटिवेटेड हैं। जो हम चाहते हैं उसको अगर 2-4 लोग भी कह दें तो हम कहते हैं कि साहब ये बहुत, देखिए मुसलमान औरतें ये चाहती हैं। देखिए, वो पूरी रिसर्च जिसके बारे में मैंने बहुत बड़ा आर्टिकल वायर में लिखा, वो एक बोगस रिसर्च थी। यहाँ पे इस कमरे में इस वक्त 5 लोग हैं। मैं इन 5 से पूछूं कि भाई आपने तलाक दी, और इनमें से 4 ये कह दें कि हाँ हमने दे दी, तो क्या हम ये कह देंगे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में 95% लोग अपनी बीवियों को तलाक दे रहे हैं? या ये 5 लोग हैं, इन 5 में से मैं पूछूंगा हाँ भाई आपकी कितनी बीवी हैं, सबने कहा 2-2 हैं, तो हम कहते हैं 100% हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो सबकी 2-2 बीवियाँ हैं। ये अच्छा, फिर जब मैंने ये लिखा तो उसके बाद में जवाब ये दिया गया कि भाई हम तो फैज़ान मुस्तफ़ा की तरह बड़े एकेडमिक नहीं हैं और हमारे पास तो यूनिवर्सिटी नहीं है और हम तो रिसर्चर नहीं हैं। तो आपने एक सैंपल कैसे लिया, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या थी आपकी, वो आपकी इतनी वीक थी, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत ने ये एक पूरा जो है तूफान पूरे मुल्क में खड़ा कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुद्दा नहीं है मेन मुसलमान। लेकिन फैज़ान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि हुकूमत एक तीर से कई निशाने लगा रही हो? यही बात, अच्छा इशू मिल गया उसे। एग्जैक्टली बात यही थी कि आपको अगर मुसलमान, उस औरत की फिक्र है डिवोर्स की, तो उसके बेटे को एक झूठे टेरर केस में फंसाया गया, उसके लिए फिक्र नहीं है। बिल्कुल। उसके बेटे को या बेटी को जॉब नहीं मिल रहा, एजुकेशन नहीं मिल रहा, उसकी आपको फिक्र नहीं है। तो ये पूरी एक मोटिवेटेड
कैंपेन मुसलमानों को पुअर लाइट में दिखाने के लिए थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी हिस्सेदार बन गई और इतनी प्रायोरिटी इस मैटर को दी गई कि समर वेकेशन में इस पे हियरिंग हुई। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब बता रहे हैं कि भाई एक तो इत्तेहाद की बहुत कमी है और दूसरे जो इश्यूज़ हैं इस पर खुद उलमा को बाहर निकल कर आना चाहिए और जो सही चीज़ें हैं वो लोगों तक कम से कम पहुँचनी चाहिए। बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। छोटा सा यहाँ पर एक और ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो हम पॉलीगमी यानी कसरत अज़दवाज पर भी बात करेंगे, हलाला पर भी बात करेंगे और एक और बहुत अहम इशू कि आखिर मुसलमानों में कानूनदां तो बहुत हैं लेकिन एक्सपर्ट कब पैदा होंगे, माहिर कैसे पैदा होंगे और दूसरे फैज़ान मुस्तफ़ा मुसलमानों में आखिर क्यों नहीं आ रहे, इसी पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक बार फिर आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं ख़ास मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे साथ ख़ास मुलाकात में बहुत ख़ास शख्सियत डॉक्टर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। चलिए अपने इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फैज़ान साहब, एक बहुत अहम इशू पर हम बात करना चाहते हैं कि भाई ख़ास तौर से मुसलमानों में अगर देखा जाए, मुसलमानों की बात करें कि कानूनदां तो बहुत हैं मुसलमानों में, लेकिन माहिर कानून या लॉ एक्सपर्ट कैसे पैदा होंगे या आखिर क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, ये सवाल है। भाई मेरा जवाब अबू हुरैरा साहब ये है कि पहले तो आपने कई सदियाँ इसमें गुजार दी कि आपके लोग ये कहते रहे कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, अल्लाह ने मुझको साहिब औलाद कर दिया। तो आपने वकील को कंडेम इतना किया, उसे शैतान का बेटा कहा, तो वो डिसिप्लिन जो है जाहिर है कि वो मुसलमानों में प्रिफर्ड डिसिप्लिन नहीं रहा। दूसरी चीज़, किसी भी मुल्क में आप देखेंगे कि अगर हुकूक की लड़ाई है या आज़ादी की लड़ाई है, वो वकला लड़ते हैं। गांधी जी वकील थे, पटेल वकील थे, जिन्ना वकील थे, नेहरू वकील थे, मोतीलाल नेहरू वकील थे। ये सर मौजूदा में देख लिए जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं, ज़्यादातर जी वकील होते हैं। तो अगर आपको राइट्स चाहिए तो फिर आपको वकील पैदा करने पड़ेंगे, डॉक्टर इंजीनियर्स से काम नहीं चलेगा। एक तो मुसलमानों में एजुकेशन कम है, जिनमें एजुकेशन है वो डॉक्टर या इंजीनियर बन जा रहे हैं, ख्वाहिश रखते हैं जी। और क्योंकि आपने कहा कि ये वकालत के पेशे में तो साहब वो शैतान का बेटा होने के बराबर है, तो पढ़ा ही नहीं आपने। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को लॉ की तरफ आना चाहिए और अल्टीमेटली कहते हैं लॉ इज़ देयर फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। पैदा हुए तो बर्थ रजिस्ट्रेशन होगा, मर गए तो डेथ रजिस्ट्रेशन होगा, मरने के बाद जायदाद बटेगी वसीयत के तहत, वो भी जो है आपका लॉ के तहत होगा। मरे हुए आदमी के खिलाफ कुछ कह दिया, मेरे दादा के खिलाफ कुछ कह दिया, तो ये डिफेमेशन का लॉ आएगा पिक्चर में। तो लॉ से कोई एस्केप नहीं है। इसलिए मुसलमान बच्चे और बच्चियों को कोशिश करनी चाहिए कि वो लॉ में आएँ और कोशिश करें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में लॉ पढ़ें, क्योंकि देखिए लॉ में मीडियोकर के लिए कोई स्पेस नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप इतना भी पैसा नहीं कमा पाएंगे कि अपने काले कोट को ड्राई क्लीन करा पाएँ, और अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप गिन नहीं पाएंगे आपने कितने पैसे कमाए हैं। इसलिए हम सब बड़े मौके हैं और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉ करें और दस्तूर को समझें और अपने लीगल सिस्टम को समझें। आप ये सोचिए अबू हुरैरा साहब, लॉ को न जानना जो है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो डिफेंस। और आप ये देखिए कि मुल्क के दस्तूर में किसी और प्रोफेशन का जिक्र नहीं है जी सिवाय लॉ के। तो हमारी ये एक दस्तूरी और आईनी जिम्मेदारी है कि हम लॉ को समझें और इस प्रोफेशन की इज्जत करें। जी फैज़ान साहब, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ रहा है, आप पढ़े भी हैं, वहाँ पे पढ़ाया भी और इंतज़ामिया में भी आप रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लॉ डिपार्टमेंट भी अपने आप में बहुत अहम था, लेकिन मौजूदा वक्त में देखा जाए तो वहाँ के भी नतीजे अब इतने अच्छे नहीं हैं या वहाँ से भी एक्सपर्ट नहीं निकल रहे हैं। इसकी वजह क्या है जो गिरावट आई है? नहीं, ये कहना मुनासिब नहीं होगा। देखिए अलीगढ़ का जो लॉ डिपार्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वो कंट्री के टॉप 10 डिपार्टमेंट्स में आता है, लेकिन जितना उनमें पोटेंशियल है उतनी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है।
इस पे जाहिर है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और लॉ फैकल्टी में जो डीन और चेयरमैन हैं उनको बैठ के गौर व फिक्र करना चाहिए जी। और आप ये देखिए कि अगर आप मुझको समझते हैं कि मैं कुछ हद तक लॉ के सिलसिले में कोई बात कह सकता हूँ, तो ये तो अलीगढ़ की लॉ की देन है, इसलिए क्योंकि मैंने तो अलीगढ़ में पढ़ा है, आज भी मैं अलीगढ़ में हूँ। तो ये कहना नहीं, अब ताहिर महमूद साहब हैं, अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं, इतने बड़े माहिर कानून हैं। आप ये देखिए कि अलीगढ़ लॉ फैकल्टी का आज भी लोअर जुडिशरी यूपी में बहुत अच्छा उनकी कारकर्दगी बच्चों की है, लेकिन ये कि जो इनटेक है अलीगढ़ के बच्चों की और जो उनमें एबिलिटी है जी। वो मैं समझता हूँ किसी भी टॉप लॉ स्कूल के बच्चों के बराबर है। उन पे अगर हम ज़रा सा थोड़ा मेहनत करें और क्रिएटिविटी दिखाएं, न्यू कोर्सेज लाएं, तो एएमयू अच्छा है ऑलरेडी, लेकिन उसमें बहुत अच्छा करने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसकी तरफ मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ध्यान देगी, क्योंकि अलीगढ़ लॉ फैकल्टी जो है उसका जो सुनहरा दौर था, वो जो अलीगढ़ में प्रेजेंट वाइस चांसलर हैं उनके वालिद साहब जब डीन थे, हफीज़ुर रहमान साहब, उनके ज़माने में था। तो मैं समझता हूँ कि प्रेजेंट शेखुल जामिया तारिक मंसूर साहब अपने वालिद के डिपार्टमेंट पे कुछ ख़ास ध्यान देंगे और एएमयू लॉ फैकल्टी जो है वो और आगे बढ़ने का पोटेंशियल है, उसमें वो आगे बढ़ना चाहिए इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि भाई बड़ी तादाद में मुस्लिम जो हैं वो कानून की तरफ राग़िब होना चाहिए, और जाहिर सी बात है कि अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए अगर लड़ाई लड़नी है, जिस तरह से फैज़ान मुस्तफ़ा साहब कह रहे थे कि तो भाई आपको कानून में बहुत मजबूत होने की ज़रूरत है और यही वक्त की ज़रूरत भी है। बहुत अच्छी बातचीत रही फैज़ान मुस्तफ़ा साहब आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ख़ास मुलाकात में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आज फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए News 18 उर्दू। आदाब।